डीएनए मित्रों, आज हम आपके सामने वो खबर लेकर आए हैं जिसने ईरान के महायुद्ध की दशा और दिशा बदल दी है। ईरान के युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में तेल का संकट पैदा हो गया है। दुनिया के कई देशों में तेल और गैस महंगे हो गए हैं तो कई देशों में तेल की किल्लत पैदा हो गई है मित्रों। लेकिन आज इस युद्ध में तेल से ज्यादा एटमी खतरे का जिक्र हो रहा है। इस खतरे का केंद्र बिंदु है ईरान का वो संवर्धित यूरेनियम जिससे परमाणु बम बनाया जा सकता है। और इस एटमी डेंजर से निपटने के लिए ट्रंप ने उस फोर्स को उतारने का फैसला किया है जिसने सद्दाम हुसैन और ओसामा बिन लादेन जैसे खतरनाक किरदारों को मार गिराया था। आज हम आपको खतरे और खतरे से निपटने वाले प्लान के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। ईरान के महायुद्ध से जुड़े इस विश्लेषण को समझने के लिए आपको सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का लेटेस्ट सोशल मीडिया पोस्ट बेहद गौर से देखना चाहिए। मित्रों, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर ट्रंप ने लिखा, ईरान के युद्ध में हमारे सैन्य लक्ष्य एक एक करके पूरे हो रहे हैं। सबसे पहले हमने ईरान की मिसाइल दागने की क्षमता को बेहद कम कर दिया। हमने ईरान में हथियार बनाने वाले कारखानों को तबाह कर दिया। ईरान की नौसेना और वायुसेना दोनों पूरी तरह खत्म कर दिए। हमारा चौथा और सबसे बड़ा लक्ष्य है किसी भी कीमत पर ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह खत्म करना। हम ईरान जैसे देश के हाथों में परमाणु बम की क्षमता को कभी कबूल नहीं करेंगे। मित्रों, अपनी पोस्ट में ट्रंप ने जो चौथा पॉइंट लिखा है वही आज हमारे विश्लेषण का केंद्र है। ट्रंप ने कहा कि वो ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने देंगे। अब सवाल उठता है कि ईरान के सभी परमाणु संयंत्रों को तो अमेरिका और इजराइल ने बमबारी करके तबाह कर दिया। कुछ संयंत्र तो इस हालात में पहुंच गए कि वहां मलबे के सिवा कुछ नहीं बचा। तो फिर ट्रंप परमाणु बम वाले लक्ष्य को पूरा करने की बात क्यों कर रहे हैं? इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको अमेरिकी मीडिया का एक आंकलन ध्यान से देखना और समझना चाहिए। मित्रों, अमेरिकी मीडिया ने पेंटागन के हवाले से खबर दी है कि ट्रंप का मकसद ईरान के संवर्धित यूरेनियम को कब्जे में लेना है। इन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप चाहते हैं कि ईरान के पास जो परमाणु बम बनाने वाला यूरेनियम है वो युद्ध के बाद किसी और के हाथों में ना जाए। यूरेनियम के इस भंडार पर अमेरिका का अधिकार होना चाहिए। मित्रों, यहां आपको जानना चाहिए, युद्ध शुरू होने से पहले ईरान के पास 440 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम था। एटम बम बनाने वाले इस यूरेनियम भंडार को 60% तक संवर्धित कर लिया गया था। अगर ईरान को यूरेनियम के संवर्धन का और मौका मिल जाता, ये यूरेनियम 90% तक संवर्धित हो जाता, तो ईरान के हाथों में तबाही वाला परमाणु बम आ जाता। मित्रों, ट्रंप किसी तरह इस यूरेनियम को हासिल करना चाहते हैं। इस मुद्दे से जुड़ी जानकारी भी हम आपको देंगे, लेकिन पहले हम आपको बहुत आसान भाषा में यूरेनियम के संवर्धन से जुड़ी जानकारी देने जा रहे हैं। इस जानकारी से आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि आखिर यूरेनियम के संवर्धन से परमाणु बम कैसे बनाया जाता है। मित्रों, यूरेनियम का संवर्धन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे सामान्य यूरेनियम को बम बनाने वाले पदार्थ में बदला जाता है। इस प्रक्रिया में सबसे पहले ठोस यूरेनियम को केमिकल के साथ मिलाकर गैस में बदला जाता है। इस गैस को यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड कहा जाता है। फिर गैस को सेंट्रीफ्यूज नाम के यंत्र में डाला जाता है। ये सेंट्रीफ्यूज सिलेंडर जैसे आकार के होते हैं और ये बहुत तेज रफ्तार के साथ अपनी धुरी पर गोल गोल घूमते हैं। घूमने की इस प्रक्रिया से गैस बन चुके यूरेनियम से उसके अणु यानी मॉलिक्यूल अलग होने लगते हैं। गोल गोल घूमने की वजह से हल्के अणु यानी यूरेनियम 235 सिलेंडर के बीच में आ जाते हैं और फिर उन्हें सिलेंडर से निकालकर जमा कर लिया जाता है। आगे चलकर इन्हीं अणुओं को परमाणु बम के वॉरहेड यानी ढांचे में भरा जाता है। मित्रों, उम्मीद है कि हमारी इस जानकारी से आप ये समझ गए होंगे कि परमाणु बम में इस्तेमाल होने वाला यूरेनियम किस तरह तैयार किया जाता है। अगर आप अगली बार किसी टीवी डिबेट या अखबार में यूरेनियम संवर्धन जैसा शब्द सुनेंगे तो आपको पता होगा कि आखिर बात क्या हो रही है। मित्रों, ट्रंप ने ईरान के यूरेनियम पर कब्जा करने का प्लान तो बना लिया, लेकिन इस प्लान के साथ कुछ बड़े सवाल भी खड़े हैं। मित्रों, सबसे बड़ा सवाल यह कि अमेरिका जिस यूरेनियम को हासिल करना चाहता है वो ईरान में कहां है। दूसरा बड़ा सवाल यह कि यूरेनियम किस स्थिति में है। आज आपको यह भी जानना चाहिए कि अमेरिका के लिए इसे हासिल करना क्यों जरूरी है, और अगर ट्रंप अपने इस मिशन में फेल हो गए तो अमेरिका और इजराइल के लिए कितना बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। सबसे पहले इस सवाल को डिकोड करते हैं कि संवर्धित यूरेनियम है कहां। मित्रों, ईरान के न्यूक्लियर जमावड़े को लेकर यूं तो कई दावे किए जाते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA का दावा सबसे पुख्ता माना जाता है। IAEA की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि ईरान ने अपने 440 किलो यूरेनियम भंडार को एक जगह नहीं बल्कि अलग अलग न्यूक्लियर साइट्स पर छिपाकर रखा है। तो आपको आज ईरान के ठिकाने कहां हैं और अमेरिकी हमलों के बाद इनकी हालत क्या है, सबसे पहले यह जानना चाहिए।
IAEA के मुताबिक सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार इस्फहान के परमाणु परिसर में एक भूमिगत सुरंग में रखा हुआ है। ईरान के इस न्यूक्लियर ठिकाने पर अमेरिका ने पिछले साल ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में बंकर बस्टर बम गिराए थे। इस महीने भी टॉमहॉक मिसाइल से इस पर हमला किया गया, लेकिन दावा है कि जिस बंकर में यूरेनियम रखा है वो फिलहाल सुरक्षित है। ईरान के कौम शहर में बने फोर्डो न्यूक्लियर ठिकाने में ईरान ने 60% संवर्धित यूरेनियम को छिपा कर रखा है। यहां भी अमेरिका ने पिछले साल जून के महीने में बंकर बस्टर बम गिराए थे, जिसके बाद यहां यूरेनियम के संवर्धन को रोक तो दिया गया, लेकिन यहां यूरेनियम होने का पूरा अनुमान है। मित्रों, IAEA का अनुमान है कि ईरान ने नतांज में भी यूरेनियम का भंडार जमा करके रखा है। ईरान के इस ठिकाने पर भी अभी तक अमेरिका 3 बार हमला कर चुका है। सबसे ताजा हमला तो आज ही हुआ। दावा किया जा रहा है कि यहां भी बंकर के अंदर यूरेनियम भंडार पड़ा हुआ है। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि जब इतने भारी भरकम बमों ने इस न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला किया होगा तो यूरेनियम बच कैसे गया? यहां आपको यह जानना चाहिए कि अमेरिकी हमलों में ईरान के अंडरग्राउंड न्यूक्लियर ठिकानों के एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को ही नुकसान पहुंचा है। इसी कारण जमीन से करीब 250 फीट नीचे बने बंकरों में यूरेनियम अभी भी सुरक्षित है। मित्रों, यहां आपको यह भी जानना चाहिए कि 60% संवर्धित यूरेनियम को यूरेनियम हेक्सा फ्लोराइड गैस के रूप में हाई प्रेशर स्टील सिलेंडर के अंदर सील करके रखा गया है। IAEA का अनुमान है कि ईरान के अलग अलग न्यूक्लियर ठिकानों पर 20 से 30 ऐसे सिलेंडर्स मलबे के नीचे दबे हुए हैं। मित्रों, ट्रंप के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही पता लगाना है कि आखिर किस न्यूक्लियर साइट पर कितना यूरेनियम है, ताकि उसी हिसाब से मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारी की जाए। जून 2025 में अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के अधिकारियों को भी ईरान में घुसने की अनुमति नहीं दी। ऐसे में अब ट्रंप के पास एक ही चारा है और वो है यूरेनियम से जुड़ी खुफिया जानकारी जुटाना। ट्रंप ऐसे रिस्क लेने को तैयार हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया तो ईरान का यूरेनियम एटम बम बनकर अमेरिका के साथ साथ पूरे मिडिल ईस्ट के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। मित्रों, ईरान परमाणु बम बनाने लायक यूरेनियम को हासिल करने से सिर्फ 1 हफ्ते दूर था। एक परमाणु बम बनाने के लिए 40 किलोग्राम यूरेनियम काफी है। ऐसे में 440 किलो संवर्धित यूरेनियम के साथ ईरान 9 से 11 परमाणु बम बना लेगा। ट्रंप को डर है कि अगर ईरान के न्यूक्लियर बंकरों से यूरेनियम को नहीं निकाला गया तो ईरान आगे चलकर अपना रुका हुआ न्यूक्लियर प्रोग्राम फिर से शुरू कर लेगा और भविष्य में परमाणु हथियार बना लेगा। यही वजह है कि ट्रंप ईरान की धरती पर सैन्य कार्रवाई का रिस्क उठा रहे हैं। मित्रों, ट्रंप जो मिलिट्री ऑपरेशन प्लान कर रहे हैं उसमें चैलेंज सिर्फ न्यूक्लियर ठिकानों तक पहुंचने का नहीं है, बल्कि यूरेनियम के सिलेंडर को सुरक्षित बाहर निकालने का भी है। मित्रों, अमेरिकी साइंस मैगजीन SCIM यानी कि साइंटिफिक अमेरिकन के अनुसार यूरेनियम हेक्सा फ्लोराइड के सिलेंडर्स को अगर सावधानी के साथ नहीं संभाला गया तो वो क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। अगर सिलेंडर में रखा यूरेनियम लीक हुआ तो न्यूक्लियर रेडिएशन फैल सकता है। मित्रों, यह प्रक्रिया इतनी जटिल है कि आखिरी बार अमेरिका ने ऐसे ऑपरेशन को विशेषज्ञों की टीम के साथ अंजाम दिया था। तब इस प्रक्रिया को पूरा करने में 1 महीने का वक्त लगा था। प्रोजेक्ट सफायर नाम के इस ऑपरेशन को 1994 में अंजाम दिया गया था। कजाकिस्तान से अमेरिका ने 600 किलो यूरेनियम निकाला था। इसे कजाकिस्तान के सहयोग से निकाला गया था। लेकिन ईरान में जारी युद्ध के बीच अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस ये मुश्किल काम कैसे करेंगे, ये बहुत बड़ी चुनौती है। डीएनए मित्रों, ईरान के यूरेनियम से जुड़ी इन्हीं चुनौतियों से निपटने के लिए ट्रंप ने एक बड़ा मिलिट्री प्लान तैयार किया है। इस विश्लेषण की शुरुआत में हमने आपको बताया था कि इस प्लान में उस फोर्स को शामिल किया गया है जिसने सद्दाम हुसैन और ओसामा बिन लादेन का अंत किया था। अब हम आपको ट्रंप के मिलिट्री प्लान का पूरा ब्लूप्रिंट दिखाने जा रहे हैं। मित्रों, अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप ने ईरानी यूरेनियम को कब्जाने के लिए JSOC को चुना है। इसका मतलब है अमेरिका की जॉइंट स्पेशल ऑपरेशन कमांड। जैसा कि नाम से जाहिर है, इस कमांड के तहत अमेरिका की स्पेशल फोर्स यानी कमांडो यूनिट तैनात रहती है। ट्रंप का प्लान है कि बड़ी संख्या में कमांडोज को उतारकर ईरान के परमाणु संयंत्रों में मौजूद यूरेनियम को उठाकर अमेरिका लाया जाए। अगर यह प्लान कामयाब हुआ तो ईरान का परमाणु कार्यक्रम कुछ सालों तक नहीं बल्कि कई दशकों तक दोबारा शुरू नहीं हो पाएगा। मित्रों, ट्रंप के ऑर्डर पर अमेरिका की कौन कौन सी स्पेशल फोर्स मैदान में उतरेंगी, इसकी जानकारी भी हम आपको देंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ऐसे ऑपरेशन का शुरुआती चरण समझना चाहिए।
दुश्मन देश की धरती पर कोई सैन्य अभियान करने के लिए सबसे जरूरी होता है इंटेलिजेंस, यानी दुश्मन की खुफिया जानकारी। अमेरिकी कमांडोज को ईरान के परमाणु संयंत्रों में उतारने से पहले अमेरिकी खुफिया एजेंसी को उन संयंत्रों का पता लगाना होगा जहां संवर्धित यूरेनियम रखा गया है। इस काम में इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद की मदद ली जा सकती है। यह जानकारी हासिल होने के बाद ही अमेरिकी कमांडो की टुकड़ियां ईरान में ऑपरेशन शुरू कर पाएंगी। मित्रों, इन टुकड़ियों को जानने के लिए आपको सबसे पहले वो संरचना समझनी होगी जिसके तहत ये यूनिट अपना काम करती हैं। मित्रों, ईरान जैसे ऑपरेशन के लिए सबसे पहले सील टीम 6 का इस्तेमाल किया जाता है। ये अमेरिका के घातक कमांडो हैं जिन्हें सीधे टारगेट पर हमला करने का काम दिया जाता है। सील टीम के दायरे के बाहर एक और दायरा होता है जिस पर डेल्टा फोर्स के कमांडोज तैनात रहते हैं। इन कमांडोज का काम सील टीम के कमांडोज को सुरक्षा देना और ऑपरेशन के बाद बाहर निकलने का रास्ता बनाना होता है। अगर कमांडो ऑपरेशन को बड़े भूभाग में करना होता है तो उसमें अमेरिकी रेंजर्स को भी शामिल किया जाता है। रेंजर्स के कमांडो तीसरा बाहरी दायरा बनाते हैं जिसका काम बाहर निकलने के रास्ते को सुरक्षित करना और दुश्मन के पलटवार का जवाब देना होता है। मित्रों, ईरान में 4 बड़े परमाणु रिएक्टर हैं। ईरान का यूरेनियम इन चारों में से किसी भी रिएक्टर में छिपा हो सकता है। इसी वजह से अमेरिका के संभावित कमांडो ऑपरेशन का दायरा भी बड़ा होगा। यहां आपको जानना चाहिए कि अमेरिकी सेना के इतिहास में सिर्फ 6 ऐसे कमांडो ऑपरेशन हुए हैं जहां सील टीम, डेल्टा और रेंजर्स के कमांडो एक साथ मैदान में उतरे। यानी ईरान का ऑपरेशन इन कमांडोज का 7वां बैटल ग्राउंड बनेगा। मित्रों, अमेरिकी कमांडो की संरचना और उनके लक्ष्य आपने देख लिए। अब हम आपको इन कमांडोज की बेहद अहम जानकारी देने जा रहे हैं। मित्रों, सबसे पहले ओसामा किलर कही जाने वाली सील टीम 6 की बात करते हैं। इस कमांडो यूनिट में कोई भी अमेरिकी जवान नहीं जा सकता। जो जवान नेवी के सील कमांडोज होते हैं और जिन्होंने कम से कम 2 कमांडो ऑपरेशन किए होते हैं उन्हें ही सील टीम 6 में एंट्री मिलती है। एंट्री मिलने के बाद इन जवानों को 9 महीने की कठिन कमांडो ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। यह ट्रेनिंग इतनी कठिन होती है कि पहले से कमांडो ऑपरेशन कर चुके जवानों में से भी सिर्फ 50% ही इस ट्रेनिंग को पूरा कर पाते हैं। बात अगर हथियारों की करें तो इनके पास अत्याधुनिक HK-14 राइफल, MK-13 स्नाइपर राइफल और ग्लॉक 19 पिस्टल होती है। कमांडो ऑपरेशन की जरूरत के हिसाब से हर जवान अपने हथियार चुनता है। मित्रों, यहां आपको जानना चाहिए कि इस सील टीम 6 ने ओसामा बिन लादेन के बाद इस्लामिक स्टेट के सरगना अबू बकर अल बगदादी को भी मार गिराया था। सील टीम की तरह अमेरिका के डेल्टा और रेंजर फोर्स के कमांडोज को भी बेहद कठिन ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। जिस JSOC को ट्रंप ऑपरेशन की जिम्मेदारी देने की सोच रहे हैं वो कोई छोटी मोटी सैन्य टुकड़ी नहीं है बल्कि अपने आप में एक सेना है। अब हम आपको अमेरिका की इस स्पेशल फोर्स कमांड की जानकारी देने जा रहे हैं। मित्रों, इस कमांड के तहत 4 कमांडो यूनिट आती हैं। पहली है सील टीम 6 जिसे टास्क फोर्स ब्लू कहा जाता है। दूसरी है डेल्टा फोर्स जिसे टास्क फोर्स ग्रीन कहा जाता है। तीसरी है 24वीं स्पेशल स्क्वाड्रन, इस यूनिट को टास्क फोर्स व्हाइट कहा जाता है। और चौथी है स्पेशल इंटेलिजेंस यूनिट जिसका कोड नेम है टास्क फोर्स ऑरेंज। अमेरिकी रेंजर कमांडो की 2 रेजिमेंट भी इस कमांड के तहत हैं। कुल मिलाकर इस स्पेशल फोर्स कमांड के अंतर्गत 70,000 जवान और कमांडो तैनात रहते हैं। मित्रों, अमेरिका की यह स्पेशल फोर्स कमांड इतनी बड़ी है कि दुनिया के 12 देशों की सेनाओं के जवानों की कुल संख्या इस कमांड से कम है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और कनाडा जैसे देशों की सेनाओं का आकार इस स्पेशल फोर्स कमांड से कम है। इसी वजह से अमेरिका की JSOC को कमांड नहीं बल्कि एक पूरी सेना माना जाता है। अब ट्रंप ने इसी सेना के जरिए ईरान के सबसे शक्तिशाली हथियार यानी संवर्धित यूरेनियम को कब्जा करने का प्लान बनाया है। यानी मित्रों, एक तरफ ट्रंप की रणनीति ईरान के यूरेनियम पर कब्जे की है तो दूसरी तरफ उन्होंने ईरान को तेल बेचने की अनुमति दे दी है। ईरान पर बम और मिसाइल बरसाने वाले ट्रंप आखिर तेल पर पाबंदी हटाकर ईरान पर कृपा क्यों बरसा रहे हैं? वो ईरान को अपना खजाना भरने की इजाजत क्यों दे रहे हैं जब ट्रंप को अच्छी तरह मालूम है कि ईरान तेल बेचने से मिले पैसे का इस्तेमाल अमेरिका के खिलाफ करेगा, तो वह ऐसा कदम क्यों उठा रहे हैं? आज हम अमेरिका की इसी निर्णय का विश्लेषण करेंगे, लेकिन पहले आपको यह जानना चाहिए कि अमेरिका का फैसला है क्या। डीएनए मित्रों, अमेरिका ने 30 दिनों के लिए ईरान से तेल की खरीद पर छूट दी है। यह पाबंदी ईरान के उस तेल से हटेगी जो समुद्र में है, यानी ईरान ने जिस तेल को बिक्री के लिए जहाज पर लाद दिया है।
इस फैसले से ईरान का 140 मिलियन बैरल कच्चा तेल बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। ईरान के तेल से लदे ये जहाज मिडिल ईस्ट की खाड़ी से लेकर चीन तक फैले हुए हैं। अमेरिका के ट्रेजरी विभाग की वेबसाइट के मुताबिक यह छूट 19 अप्रैल तक के लिए है। यह कच्चा तेल मिडिल ईस्ट के देशों के 14 दिनों के मौजूदा उत्पादन के बराबर है। ईरान का यह तेल दुनिया की लगभग 1.5 दिन की खपत के बराबर है। दुनिया के दूसरे देश तो यह तेल खरीद ही सकेंगे, इसके साथ साथ अमेरिकी कंपनियां भी ईरान का कच्चा तेल आयात कर सकेंगी। यह मित्रों 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद से अमेरिका ने ईरान का तेल नहीं खरीदा था, लेकिन अब 46 साल के बाद अमेरिका ने ईरान के कच्चे तेल के आयात पर पाबंदी हटाई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का मौजूदा भाव 110 बैरल प्रति डॉलर के आसपास है। इस तरह 140 मिलियन बैरल तेल की बिक्री से ईरान को लगभग 15 अरब डॉलर यानी 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मिलेंगे। इससे ईरान की इकोनॉमी को बड़ी राहत मिलेगी। लेकिन सवाल उठता है, अपने दुश्मन पर ट्रंप इतने मेहरबान क्यों हैं? डीएनए मित्रों, मिडिल ईस्ट के महायुद्ध की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत बेकाबू हो चुकी है। इसकी वजह से ट्रंप न सिर्फ अमेरिका के लोगों बल्कि पूरी दुनिया के निशाने पर हैं। अमेरिका ने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व से तेल जारी करने का फैसला लिया, रूस से तेल खरीदने पर छूट दी, लेकिन उसके बाद भी तेल की कीमत में बढ़ोतरी जारी रही तो अब उसने ईरान के तेल से पाबंदी हटा ली है। अमेरिका को उम्मीद है कि इससे दुनिया को तेल की महंगाई से थोड़ी राहत मिलेगी। अमेरिका के मुताबिक पाबंदी हटने के बाद अगले 3 से 4 दिनों में ईरान का तेल बाजार में पहुंचने लगेगा, यानी अभी तक जो तेल सिर्फ चीन खरीद रहा था उसे दूसरे देश भी खरीद सकेंगे। अमेरिका का कहना है कि इस पाबंदी को हटाने से 10 से 14 दिनों तक तेल का अंतर्राष्ट्रीय दाम काबू में रहेगा। अमेरिका के मुताबिक पाबंदी में छूट का यह फैसला ईरान के खिलाफ नरम रुख नहीं है, बल्कि इसके जरिए ईरान की रणनीति को नाकाम करना है। डीएनए मित्रों, ईरान का मकसद कच्चे तेल का दाम बढ़ाकर अमेरिका पर दबाव बढ़ाना है। दूसरी तरफ अमेरिका ईरान के कच्चे तेल पर पाबंदी हटाकर तेल के दाम को नीचे लाना चाहता है। अमेरिका की दलील है, यह तेल वैसे भी चोरी छिपे चीन को सस्ते दाम पर बेचा जाता है, लेकिन अब उसके फैसले से इसे दूसरे देश भी खरीद सकेंगे, यानी चीन के लिए ईरान का तेल महंगा होगा, जबकि अमेरिका के सहयोगी देशों को तेल खरीदने से राहत मिलेगी। अमेरिका का यह भी कहना है कि तेल बेचकर जो पैसा मिलेगा वो ईरान को आसानी से नहीं मिलेगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग सिस्टम पर अमेरिका की पकड़ है। सोचिए, ट्रंप प्रशासन तेल की कीमत को लेकर इतना परेशान है कि उसने उस देश के तेल से पाबंदी हटाई जिसके साथ वो युद्ध लड़ रहा है। इसे तेल की कीमतों को काबू करने के लिए ट्रंप का आखिरी उपाय भी कह सकते हैं, यानी इसके बाद शायद ट्रंप के पास तेल की बढ़ती महंगाई पर काबू करने का कोई तरीका नहीं बचेगा। डीएनए मित्रों, अमेरिका भले ही तेल की कीमत कम होने की उम्मीद कर रहा हो, लेकिन ईरान की थ्योरी पूरी तरह अलग है। अमेरिका के फैसले पर ईरान के तेल मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि मौजूदा समय में उसका कोई भी तेल का जहाज समुद्र में नहीं है, यानी ऐसा कोई भी जहाज नहीं है जो निर्यात के लिए तेल ले जा रहा है। ईरान ने यह भी कहा कि अमेरिका का फैसला दुनिया को झूठी उम्मीद देने के लिए है और वो इस तरह मनोवैज्ञानिक रूप से तेल के बाजार को कंट्रोल करना चाहता है। यानी अमेरिका और ईरान अलग अलग तरीके की बातें कर रहे हैं। सच्चाई क्या है यह अगले कुछ दिनों में साफ होगा, लेकिन अगर वाकई ईरान का तेल बिकने लगेगा तो भारत भी खरीद सकेगा। मित्रों, भारत लंबे समय तक ईरान के कच्चे तेल का एक बड़ा खरीदार था। ईरान का कच्चा तेल भारत की रिफाइनरी के लिए अच्छा माना जाता था। भारत को यह तेल सही कीमत और आसान भुगतान की शर्तों पर मिलता था। 2019 से पहले तक भारत के कुल तेल आयात में ईरान की हिस्सेदारी 11% से ज्यादा थी। इस तरह ईरान भारत का चौथा सबसे बड़ा तेल सप्लायर था। लेकिन ईरान के तेल पर अमेरिका की पाबंदी के बाद भारत ने ईरान से तेल खरीदना लगभग बंद कर दिया। रूस का तेल सस्ता होने की वजह से धीरे धीरे भारत रूसी तेल खरीदने लगा। अमेरिका के फैसले से एक बार फिर ईरान का तेल भारत आएगा या नहीं, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। डीएनए मित्रों, अमेरिका जहां अपने दुश्मन ईरान के कच्चे तेल से पाबंदी हटा रहा है, वहीं ईरान अपने दुश्मन अमेरिका के दोस्त जापान को राहत दे रहा है। वही जापान जो एशिया में अमेरिका के सबसे बड़े सहयोगी देशों में से एक है। वही जापान जो ईरान के दोस्त चीन का इन दिनों सबसे बड़ा दुश्मन बना हुआ है। हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी दुनिया के जहाजों के लिए बंद करने वाले ईरान ने कहा है कि वो जापान के जहाजों को इस रास्ते से गुजरने की अनुमति देगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने जापान की एक न्यूज एजेंसी से बातचीत में कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट सिर्फ हमारे दुश्मनों के लिए बंद है, उन देशों के लिए बंद है जो हम पर हमला करते हैं। बाकी देशों के जहाज हॉर्मुज से गुजर सकते हैं। डीएनए मित्रों, ईरान का यह बयान उस समय आया है जब 2 दिन पहले जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने
व्हाइट हाउस में ट्रंप से मुलाकात की। लेकिन इसके बावजूद जापान पर नरम रुख अपनाना ईरान की रणनीति बताई जा रही है। मित्रों, जापान जहाजों को गुजरने की अनुमति देकर ईरान ने एक साथ कई उद्देश्यों को पूरा किया है। इससे उसने जापान के साथ अमेरिका के गठबंधन को तोड़ा है। दूसरी तरफ अमेरिका की नाराजगी मोल लेकर भी हॉर्मुज में नौसेना ना भेजने के जापान के फैसले की वजह से उसे वो दुश्मन नहीं मानता। ईरान ने इसके जरिए चीन पर भी दबाव बनाया है। साथ ही ईरान को यह भी मालूम है कि युद्ध के बाद ईरान के पुनर्निर्माण में उसे जापानी निवेश और सहयोग की जरूरत होगी। मित्रों, ईरान का यह फैसला जापान के लिए बड़ी राहत है, क्योंकि जापान अपनी जरूरत का 95% कच्चा तेल मिडिल ईस्ट से आयात करता है और यह सारा तेल हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते ही आता है। मित्रों, ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को इस युद्ध में अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया है। ऐसा हथियार जिससे सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि पूरी दुनिया डरी हुई है। अब ईरान इसके जरिए अमेरिका के 52 साल पुराने पेट्रो डॉलर सिस्टम पर हमला करने वाला है। पेट्रो डॉलर की जगह ईरान पेट्रो युआन सिस्टम लाना चाहता है। मित्रों, इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट से तेल के जहाजों के गुजरने के लिए एक नई शर्त रखी है। इस शर्त के मुताबिक कच्चे तेल का व्यापार अमेरिकी डॉलर में नहीं बल्कि चीन की करेंसी युआन में होगा। इसके लिए ईरान ने मिडिल ईस्ट के बाहर के 8 देशों के साथ बातचीत भी की है। अमेरिका पिछले 5 दशक से पेट्रो डॉलर के दम पर दुनिया की अर्थव्यवस्था पर राज कर रहा था। लेकिन अगर ईरान का प्लान सफल रहा तो डॉलर का दबदबा कम होना तय है, क्योंकि दुनिया में 500 अरब डॉलर का तेल व्यापार इस रास्ते के जरिए होता है। यह व्यापार डॉलर की जगह युआन में होने लगेगा। मित्रों, ईरान का युआन प्लान क्या है और यह कैसे युआन के साथ साथ सोने की भी मांग बढ़ाएगा, यह जानने से पहले आपको पेट्रो डॉलर के बारे में जानना चाहिए। किस तरह अमेरिका ने डॉलर को विश्व व्यापार की बुनियाद बनाया, इसके लिए हमें इतिहास में जाना होगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिकी डॉलर को विश्व की रिजर्व करेंसी बनाया गया, जो सोने से जुड़ा था। लेकिन 1971 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने डॉलर को सोने से अलग कर दिया, जिससे डॉलर की विश्वसनीयता पर गंभीर संकट आ गया। 1973 में योम किप्पर युद्ध के दौरान तेल निर्यातक देशों के संगठन ओपेक ने अमेरिका पर तेल प्रतिबंध लगा दिया, जिससे तेल की कीमत 4 गुना बढ़ गई। उस समय अमेरिका को अरब में एक मित्र देश और तेल की गारंटी की जरूरत थी। उस पृष्ठभूमि में अमेरिका ने सऊदी अरब के साथ 1974 में एक ऐतिहासिक समझौता किया। इस समझौते के तहत यह तय किया गया कि सऊदी अरब अपना सारा तेल सिर्फ अमेरिकी डॉलर में बेचेगा। बदले में अमेरिका सऊदी अरब को सैन्य सुरक्षा और हथियार देगा। 1975 तक सभी ओपेक देश डॉलर में तेल बेचने लगे। इसकी वजह से धीरे धीरे यह व्यवस्था बन गई कि जिस देश को तेल खरीदना है उसे पहले डॉलर खरीदना होगा। इस तरह डॉलर मजबूत होता गया। आज भी वैश्विक तेल व्यापार का लगभग 80% डॉलर में ही होता है। अब ईरान वैश्विक तेल व्यापार में डॉलर को युआन से रिप्लेस करना चाहता है, लेकिन डॉलर से युआन में व्यापार को बदलना इतना आसान नहीं है। इसके लिए सोना खरीदने की जरूरत कैसे होगी, यह भी आपको जानना चाहिए। मित्रों, युआन स्वतंत्र रूप से व्यापार की मुद्रा नहीं है। युआन हासिल करने के लिए किसी देश को चीन को अपना निर्यात बढ़ाना होगा। साधारण शब्दों में कहें तो चीन से आयात कम करना होगा और चीन को निर्यात बढ़ाना होगा। लेकिन ज्यादातर देशों का चीन के साथ व्यापार सरप्लस में नहीं है। तो ऐसे में सवाल यह है कि युआन कैसे मिलेगा। इसका जवाब यह है कि पहले डॉलर बेचना होगा, उससे सोना खरीदकर यह सोना चीन को बेचना होगा और उससे युआन मिलेगा। इस युआन का इस्तेमाल तेल खरीदने में होगा, यानी ईरान का तेल खरीदने के लिए पहले डॉलर बेचना और सोना खरीदना होगा। मित्रों, ईरान इस प्लान से अमेरिका को बड़ी चोट पहुंचाएगा, क्योंकि पेट्रो डॉलर सिस्टम दुनिया में डॉलर की मांग का आधार है। अगर तेल डॉलर के बजाय दूसरी करेंसी में बिकने लगे तो डॉलर की मांग में गिरावट आ जाएगी। इस फैसले का असर सोने की कीमत पर भी होगा। अगर तेल व्यापार का एक बड़ा हिस्सा सोने में सेटल होने लगेगा तो गोल्ड की कीमत में तेजी से बढ़ोतरी होगी। मित्रों, यहां आपको यह भी जानना चाहिए कि ईरान से पहले रूस ने डॉलर को चोट पहुंचाने की शुरुआत कर दी थी। अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से रूस ने पहले ही युआन में तेल बेचना शुरू कर दिया था। दिसंबर 2023 तक रूस का लगभग 1/3 विदेशी व्यापार युआन में हो रहा था। रूस के बैंकों में डॉलर से ज्यादा युआन जमा है। रूस और चीन अब लगभग 90% व्यापार रूबल और युआन में ही करते हैं। ब्रिक्स देशों ने भी डॉलर के वर्चस्व को कम करने की तरफ कदम बढ़ाए हैं। उन्होंने आपसी व्यापार में स्थानीय मुद्रा का हिस्सा 35 से 50% तक बढ़ाने का फैसला किया है। इस तरह कुल मिलाकर ईरान युद्ध का वो नतीजा निकल सकता है जिसकी उम्मीद ट्रंप ने नहीं की होगी।
ट्रंप ने अमेरिका के हितों की रक्षा के लिए इस युद्ध की शुरुआत की थी, लेकिन इसका परिणाम पेट्रो युआन या पेट्रो गोल्ड को जन्म दे रहा है। हालांकि ये हालात रातों रात नहीं बदलेंगे, लेकिन इससे दुनिया मल्टी करेंसी वर्ल्ड की तरफ बढ़ेगी, जहां सोना एक महत्वपूर्ण आधार होगा। इस युद्ध का एक काला सच और है, इस युद्ध ने अविश्वास और नफरत की खाई को और चौड़ा कर दिया है। दुनिया भी बटी हुई नजर आ रही है, खुद मुस्लिम समाज बटा हुआ है, और आज मिडिल ईस्ट से लेकर भारत तक जो तस्वीरें सामने आई, उसमें भी ईद का त्योहार बटा हुआ दिखाई दिया। कुछ मुसलमानों की ईद खुशियों से भरी रही, तो कुछ मुसलमानों की ईद काली थी। मित्रों, आज आपको जानना चाहिए, मिसाइलों, बमों और ड्रोन से हो रहे धमाकों के बीच मिडिल ईस्ट और दुनिया के मुसलमान ईद पर क्यों बढ़ गए। मुसलमानों के लिए तीसरी सबसे पवित्र मस्जिद अल अक्सा के दरवाजे ईद पर क्यों नहीं खुले। किन देशों में लोगों ने ईद डरते हुए मनाई, किन देशों में लोगों ने ईद रोते हुए मनाई, और किन देशों में ईद हंसते हुए मनाई गई। सबसे पहले आप ईद पर दुनिया के सबसे बड़े विवाद के बारे में जान लीजिए, जिसका केंद्र इजराइल बना। मित्रों, मक्का और मदीना के बाद इस्लाम का तीसरा सबसे पवित्र स्थान यरूशलेम में मौजूद अल अक्सा मस्जिद को माना जाता है। बीते 6 दशक में पहली बार ऐसा हुआ जब अल अक्सा मस्जिद को ईद पर बंद रखा गया, यानी यहां पर मुसलमान ईद की नमाज नहीं पढ़ पाए, और सारी दुनिया में अब इसी बात पर बवाल चल रहा है। मित्रों, 1967 में इजराइल ने यरूशलेम पर कब्जा किया था। इसके बाद ऐसा पहली बार हुआ जब ईद पर इजराइल ने अल अक्सा को पूरी तरीके से बंद रखा। आज आपको जानना भी चाहिए मित्रों, इस वक्त अमेरिका और इजराइल से ईरान का युद्ध चल रहा है, और इसीलिए इजराइल ने सुरक्षा कारणों से अल अक्सा को बंद कर दिया। मस्जिद बंद होने की वजह से इजराइल में रहने वाले फिलिस्तीनियों ने सड़क पर नमाज पढ़ी। कुछ लोगों ने जबरदस्ती पूर्वी गेट से मस्जिद की तरफ जाने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा बलों ने उन पर टीयर गैस फायर की। इससे मस्जिद में घुसने की कोशिश कर रहे लोगों में भगदड़ मच गई। इस वीडियो में आपको अल अक्सा के पास मची अफरा तफरी दिखाई दे रही होगी। मुसलमानों ने इसे अपनी धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन बताया। दुनिया में इसकी निंदा की गई, लेकिन इजराइल ने इसे सुरक्षा के लिए जरूरी माना। हालांकि शुक्रवार को ही मस्जिद से 400 गज दूर एक मिसाइल का मलबा भी गिरा, यानी खतरा नजर भी आया। मित्रों, आज आपको यह भी जानना चाहिए, इस्लाम में अल अक्सा को पवित्र स्थान क्यों माना जाता है। इस्लामिक मान्यता के अनुसार एक बार पैगंबर मोहम्मद मक्का से यरूशलेम यानी अल अक्सा पहुंचे, और अल अक्सा से उन्होंने आसमान की यात्रा की। इसीलिए अल अक्सा को इस्लाम में आध्यात्मिक यात्रा का केंद्र माना जाता था। मित्रों, शुरुआत में मुसलमान अल अक्सा की तरफ मुंह करके ही नमाज पढ़ते थे, इसलिए अल अक्सा को पहला किबला भी कहा जाता है। किबला का मतलब वो दिशा जिसकी ओर मुंह करके मुसलमान नमाज पढ़ते हैं। लेकिन आज पहले किबला यानी अल अक्सा पर मुसलमान ईद की नमाज नहीं पढ़ पाए। फिलिस्तीन के लोगों ने इसे आधुनिक इतिहास की सबसे दुखद ईद कहा, जबकि तुर्की के राष्ट्रपति अर्दवान ने अल अक्सा बंद करने के लिए बेंजामिन नेतन्याहू को जमकर कोसा। हम जहां भी देखते हैं हमें दर्द और पीड़ा, त्रासदी ही दिखाई देती है। ईरान के साथ युद्ध को बहाना बनाकर उन्होंने हमारी पहली किबला अल अक्सा मस्जिद को इबादत के लिए बंद कर दिया है। गाजा में ज़ायोनिस्ट नरसंहार का तंत्र लोगों की जान ले रहा है, तबाही और अराजकता फैला रहा है। मित्रों, सुना आपने, तुर्की के राष्ट्रपति अल अक्सा मस्जिद बंद करने से काफी नाराज हैं। उन्होंने यह भी कहा, नेतन्याहू के उकसावे वाली कार्रवाई की वजह से ईरान पूरे मिडिल ईस्ट को निशाना बना रहा है। हालांकि उन्होंने एक बार भी इस जंग के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को दोषी नहीं बताया, यानी ईद पर कोसने के लिए भी उस व्यक्ति को चुना जो उनके एजेंडे को ज्यादा सूट करता है, जिससे उन्हें मुस्लिम जगत की ज्यादा वाहवाही मिले और नेटो से संबंध भी खराब ना हो। मित्रों, ईरान के लिए भी ये ईद बहुत खुशनुमा नहीं रही। तेहरान में नमाजियों ने IRGC के प्रवक्ता मोहम्मद नाइनी के लिए जनाजा जुलूस निकाला। नाइनी की मौत ईरान और अमेरिका के हमले में हुई थी। ईद की नमाज के दौरान अमेरिका और इजराइल के हमलों में मारे गए नेताओं और सैनिकों के लिए दुआ की गई। दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट के बड़े देशों में ईद की खुशियां तो मनाई गई, लेकिन एक डर और सतर्कता के साथ। दुबई पर ईरान सबसे ज्यादा हमले कर रहा है, लेकिन ईद की खुशियां मनाने यहां पर लोग बड़ी संख्या में जमा हुए। बुर्ज खलीफा पर कुछ दिन पहले हमले की खबर आई थी, लेकिन ईद पर यह इमारत चमचमाती हुई दिखाई दी। हालांकि इस दौरान UAE के एयर डिफेंस पूरी तरीके से सतर्क थे, यानी सुरक्षा व्यवस्था पहले से ज्यादा कड़ी थी। ऐसा ही हाल मिडिल ईस्ट के सबसे ताकतवर देशों का भी था, यानी सऊदी अरब, कतर, कुवैत में ईद की खुशियां सतर्कता के साथ मनाई गईं। खुले में नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगाई गई, क्योंकि डर इस बात का था कहीं आसमान से मिसाइलें ना बरसने लगें। यानी ईरान में आंसुओं के साथ और मिडिल ईस्ट के देशों में सहमी हुई ईद मनाई गई। मित्रों, एक तरफ मिडिल ईस्ट की ईद में ये ईद थी जो आंसू और डर में बटी हुई थी,
दूसरी तरफ भारत में भी ईद बटी हुई नजर आई। ये बंटवारा शिया और सुन्नी मुसलमानों की ईद में दिखाई दिया। आज शिया मुसलमानों ने हाथों में काली पट्टी बांधकर ईद की नमाज पढ़ी। कई शहरों में शिया मुसलमानों ने ईद पर ना तो नए कपड़े पहने, ना सेवैयां खाई, यानी ईद की खुशियां नहीं मनाई। मित्रों, अमेरिका और इजराइल के हमले में ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता आयतुल्लाह अली खामनेई तेहरान में मारे गए, लेकिन उनकी मौत का असर भारत के भोपाल, लखनऊ, जयपुर जैसे शहरों में दिखाई दिया और यहां पर ईद पर इजराइल और अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी की गई। शिया मुसलमानों ने इस बार ईद पर मातम मनाया, लेकिन सुन्नी मुसलमानों ने ना तो काली पट्टी बांधी, ना पुराने कपड़े पहने और ना ही शिया मुसलमानों की तरह सेवैयों का बॉयकॉट किया। यानी सुन्नी मुसलमानों ने ईद की खुशियां वैसे ही मनाई जैसे वो हर साल मनाते हैं। आज आपको भारत के अलग अलग शहरों से आई ईद की तस्वीरें और ईद पर बटे हुए ये जो तस्वीरें थी, उनकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। आज हमारे घर में अगर किसी घर में कोई डेथ हो जाती है, अगर कोई चला जाता है, तो हम उसका गम मनाते हैं, ना कि त्योहार मनाते हैं। तो ये तो हमारे रहबर साहब गए और जो इमाम हुसैन थी जिनकी नज़र चली है, तो हम उनका गम मना रहे हैं। तो ईद में नमाज पढ़ी, सब कुछ करी। अब जो खुशियाँ होती है, सेवई खाना, खुशियाँ मनाना, उससे हम परहेज कर रहे हैं। ये हम ईरान के गम के साथ और हमारे जो रहबर साहब खामनेई साहब गए हैं, हम उनका गम मना रहे हैं। आपकी यहाँ पर ईरान के समर्थन में और ईरान की जीत के लिए जो है दुआएं की गई है और सिया समुदाय के जो लोग हैं वो ना तो आज सिमैया बनाकर खा रहे हैं और ना ही नए कपड़े पहन रहे हैं। ईद जिस हिसाब से होना थी उस हिसाब से ईद का वो मजा नहीं आई है। 3 दिन की बच्ची, हम उसकी शहादत और हमारे धर्म गुरु आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई की शहादत का सोग मना रहे हैं। हम ईद नहीं मना रहे, खाली हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में उम्मत मुस्लिमा वो ईद नहीं मना रही जो जुल्म के खिलाफ है। आज ईद के दिन जो है यहाँ पर काली पट्टी बांधने का ऐलान किया गया है, खास तौर से शियाओं ने। क्या आपने काली पट्टी बांधी क्या? जी नहीं। वजह नहीं, कोई वजह नहीं। नहीं, जैसा कि शिया लोग तो काफी काली पट्टी बांध रहे हैं। हम शिया लोग नहीं है, हम सुन्नी लोग हैं। कि हमें तो लगता नहीं, वो अपनी उनकी सोच है, वो अलग, ये उनकी सोच है, ये हमारी सोच अलग है। हम इंडिया में रह रहे हैं, हम तो इंडिया की बात करेंगे। हिंदुस्तान जिंदाबाद हमारा। काली पट्टी नहीं बांधने फिलहाल आप? नहीं, ना बांधेंगे। सिर्फ मरने वाले का शौक 3 दिन का होता है और ईद हमारा बहुत बड़ा त्योहार है। वो शियाओं का भी है, मुसलमान और सुन्नियों का भी। और त्योहार को अपने जो है जिस तरीके से मनाते हैं इसको उस तरीके से मनाइए, इसमें किसी की कोई रुकावट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मित्रों, सुना आपने, शिया मुसलमान कह रहे हैं जब घर में मौत होती है तो त्योहार नहीं मनाया जाता, इसलिए ईद पर शिया मुसलमान गम मना रहे हैं। ईरान पर अमेरिकी हमले का विरोध कर रहे हैं, लेकिन सुन्नी मुसलमान ईरान के सर्वोच्च नेता की मौत की वजह से अपनी ईद खराब नहीं करना चाहते। भारत में ईद पर मुसलमानों के बीच ये खाई नजर आई। हालांकि भारत में चाहे शिया मुसलमान हो या फिर सुन्नी मुसलमान, उन्हें अपने ढंग से ईद मनाने की पूरी आज़ादी थी। जिसको ईद मनानी थी उसने खुलकर ईद मनाई, जिसे ईद नहीं मनानी थी उसने अपने तरीके से त्यौहार मनाया। भारत में कोई खौफ नहीं था, कोई डर नहीं था। ये भारत की ईद को मिडिल ईस्ट की ईद से अलग बनाती है। यही भारत की खूबसूरती है। लेकिन भारत की सीमा के उस पार मौजूद पाकिस्तान में ऐसा नहीं। डीएनए मित्रों, भारत में शिया मुसलमानों ने ईरान के धार्मिक गुरु की मौत पर नाराजगी जताई, उनकी मौत पर गम मनाया, ईरान और अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी भी की। भारत में नागरिकों को अपनी भावनाएं व्यक्त करने की इजाजत है, लेकिन पाकिस्तान में शिया मुसलमानों को अल्टीमेटम मिल गया। पाकिस्तानी सेना के चीफ आसिम मुनीर ने शिया धर्मगुरुओं को एक साथ बुलाकर धमकाया। मुनीर ने शिया मुसलमानों से कहा जिसे ईरान से प्यार है उसे ईरान चले जाना चाहिए। पाकिस्तान में ईद पर आज शिया मुसलमानों को मिले अल्टीमेटम की चर्चा होती रही। आज आपको भी जानना चाहिए आसिम मुनीर के इस बयान के बाद पाकिस्तान के शिया मुसलमानों में कितना आक्रोश है। आज शिया धर्मगुरुओं ने आसिम मुनीर की धमकी का क्या जवाब दिया और पाकिस्तान की नींव रखने वाले शिया मुसलमानों को कैसे पाकिस्तान में किनारे लगाने की तैयारी कर ली गई। मित्रों, पाकिस्तानी सेना के चीफ आसिम मुनीर ने एक प्लान बनाकर पाकिस्तान के सभी बड़े शिया धर्मगुरुओं को इफ्तारी के लिए बुलाया। यह वीडियो उसी इफ्तार प्रोग्राम का है। इसमें मुनीर आपको वर्दी में नहीं बल्कि सामान्य कपड़ों में दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान के शिया धर्मगुरु खुद को सम्मानित महसूस कर रहे थे कि पाकिस्तान चला रहे अघोषित सैन्य शासक ने उनको बुलाया है।
लेकिन पाकिस्तान के शिया धर्मगुरुओं को यह नहीं पता था कि मुनीर ने उनको अपमानित करने के लिए बुलाया है। इसलिए मुनीर की बात सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। मुनीर ने शिया धर्मगुरुओं से कहा कि अगर ईरान से बहुत प्यार है तो वहीं चले जाओ, हम किसी को भी किसी दूसरे देश के प्रति अपनी वफादारी की वजह से पाकिस्तान में अफरा तफरी फैलाने की इजाजत नहीं देंगे। आसिम मुनीर ने पाकिस्तान से बुलाए गए सभी वरिष्ठ धर्मगुरुओं को, जो शिया धर्मगुरु थे, उनको ये धमकी दी। इफ्तार बैठक में पाकिस्तान के शिया मुसलमानों को गद्दार कहा। अब पाकिस्तान के शिया समुदाय ने आसिम मुनीर की धमकी को बहुत ज्यादा अपमानजनक बताया है। इसके बाद पाकिस्तान में शिया सुन्नी तनाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। मुनीर की धमकी के बाद विरोध करने शिया मुसलमान सड़कों पर उतर गए। अब इस इफ्तार में बुलाए गए शिया धर्मगुरु पूरे पाकिस्तान में जाकर शिया मुसलमानों को बता रहे हैं किस तरह मुनीर ने उनको अपमानित किया। इस इफ्तारी के दौरान मुनीर की बातों का जवाब देने के लिए शिया धर्मगुरु अपनी बात कहने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान में एक नियम बन गया है, मुनीर जो कह देता है उसकी बात कोई काट नहीं सकता। शिया मुसलमान कह रहे हैं कि मुनीर को अमेरिका या फिर इजराइल शिफ्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि मुनीर पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर रखा है। मुनीर पाकिस्तान को गिरवी रख चुका है। शिया मुसलमान मुनीर को धमकी दे रहे हैं, अगर उसने ईरान के खिलाफ साजिश की तो शिया मुसलमान ईरान पर को लेकर के उस पर धावा बोल देंगे। मित्रों, आज आपको समझना चाहिए मुनीर को शिया धर्मगुरुओं ने धमकी क्यों दी और शिया मुस्लिम अब मुनीर को अमेरिका जाने के लिए क्यों कह रहे हैं। डीएनए मित्रों, आपको खामनेई की मौत के बाद पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें जरूर याद होंगी। पूरे पाकिस्तान में अमेरिका का विरोध हुआ था। कराची में नाराज शिया मुसलमान अमेरिका के कॉन्सुलेट में घुस गए थे, तोड़फोड़ की थी। इसके जवाब में अमेरिकी सुरक्षा कर्मियों की गोली से 8 से ज्यादा शिया मुसलमानों की मौत हो गई। आजकल मुनीर ट्रंप को खुश करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। शिया मुसलमानों के विरोध प्रदर्शन से ट्रंप के दरबार में मुनीर के पॉइंट्स काफी कम हो गए। इसलिए ईद से पहले इफ्तारी के बहाने मुनीर ने शिया मौलानाओं को बुलाया और ईरान चले जाने की धमकी दी। मित्रों, पाकिस्तान में लगभग 4 करोड़ शिया मुसलमान रहते हैं, जो मुनीर की इस धमकी से बहुत ज्यादा आहत हैं, क्योंकि जिस पाकिस्तान को बनाने में शिया मुसलमानों ने बहुत योगदान दिया था, आज मुनीर उसी पाकिस्तान से शिया मुसलमानों को बेदखल करना चाहता है। मित्रों, आज आपको जानना चाहिए पाकिस्तान में शिया मुसलमान क्यों कह रहे हैं उन्होंने पाकिस्तान को बनाया और वही पाकिस्तान को बचा रहे हैं। इसके लिए आपको भारत के बंटवारे के उन चेहरों को याद करना होगा जो अलग मुस्लिम मुल्क बनाने की मांग करने में सबसे आगे थे। मित्रों, भारत के बंटवारे के लिए सबसे मजबूत आवाज मोहम्मद अली जिन्ना ने उठाई, जिसे पाकिस्तान कायदे आजम मानता है। मित्रों, मोहम्मद अली जिन्ना भी एक शिया मुसलमान थे। इसके अलावा सर आगा खान भारत का बंटवारा करने वाली पार्टी मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष बने। इन्हें पाकिस्तान बनाने की मुहिम का फाइनेंसर भी कहा जाता था। ये भी शिया मुसलमान थे। सैयद अमीर अली भी एक शिया विद्वान और राजनीतिज्ञ थे। इन्होंने भी पाकिस्तान बनाने की आवाज सबसे ज्यादा बुलंद की। इसके अलावा मुस्लिम लीग के पूर्व अध्यक्ष राजा साहब महमूदाबाद भी उन शिया नेताओं में शामिल थे जिन्होंने पाकिस्तान बनाने की वकालत की। हालांकि अपनी संपत्ति बचाने के लिए राजा साहब महमूदाबाद वापस भारत लौट आए थे। मित्रों, एक दिलचस्प तथ्य यह भी है कि भारत के कुछ प्रमुख शिया संगठन शुरू में पाकिस्तान आंदोलन के विरोध में थे। ये शिया मुसलमान चाहते थे कि भारत अखंड रहे। इन शिया मुसलमानों को आशंका थी कि एक इस्लामिक राज्य में शिया जैसे अल्पसंख्यकों की स्थिति असुरक्षित हो सकती है, लेकिन बड़े शिया नेता जिन्ना के साथ खड़े रहे और पाकिस्तान का निर्माण करवा दिया। लेकिन अब पाकिस्तान गए शिया मुसलमानों को डर लग रहा है कहीं उनको पाकिस्तान से बेदखल ना कर दिया जाए या फिर मुनीर शिया मुसलमानों का नरसंहार ना शुरू कर दे। इसका विरोध करने वो सड़कों पर उतरने लगे हैं। इससे पहले पाकिस्तान के सुन्नी आतंकवादी संगठन शिया मुसलमानों पर हमला करते रहे, लेकिन अगर मुनीर के निर्देश पर पाकिस्तान की सेना भी इसमें शामिल हो गई तो शिया मुसलमानों की मुश्किल बहुत ज्यादा बढ़। ईरान के समर्थन के मसले पर पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात हो गए हैं। मुनीर और मौलाना आमने सामने हैं। इससे पाकिस्तान में आंतरिक तनाव बढ़ गया है। मित्रों, तनाव उत्तर प्रदेश के मथुरा में भी है। यह तनाव ईरान को लेकर नहीं है, यह तनाव है एक गोरक्षक की मौत पर। गोरक्षक बाबा चंद्रशेखर की हत्या बनाम हादसे की थ्योरी ने आज लोगों को इतना आक्रोशित किया कि दिन भर मथुरा में हंगामा होता रहा। इस आक्रोश की वजह गो तस्करी का वो सिंडिकेट है जो भारत की शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बना हुआ है। मित्रों, ये सिंडिकेट देश के कई राज्यों में ऑपरेट होता है। अक्सर हम इसके अपराध को स्थानीय और छोटे स्तर का अपराध मानते हैं, लेकिन इसके तार इंटरनेशनल तस्करों से जुड़े हुए हैं। मित्रों, अब गो तस्करों के इसी आपराधिक नेटवर्क को अब हम डिकोड करेंगे। मथुरा में गोरक्षक चंद्रशेखर बाबा की ट्रक से कुचलकर मौत हो गई। बाबा की मौत से नाराज लोग सड़क पर उतर आए।
फरसा वाले बाबा के नाम से मशहूर बाबा चंद्रशेखर की मौत से गुस्साए लोगों ने हाईवे जाम कर दिया। पुलिस पर पथराव हुआ। पहले मथुरा में हुए हंगामे पर यह वीडियो रिपोर्ट देखिए। जाम लगाया गया है और यहाँ पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। वो रक्षा करते हुए वो शहीद हो गए, उसी के लिए ये सब जाम वाम लग रहा है। बड़ी बेरहमी से उनको मार दिया। देखिए पथराव शुरू हो गया है और यहाँ पर पथराव हो रहा है और आप देख सकते हैं कि पुलिस पर यहाँ पर पथराव किया है। किस तरीके से पथराव हो रहा है आप देख सकते हैं कि लगातार लाइव आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पुलिस कर्मियों के ऊपर पथराव शुरू कर दिया है। लगी है खून निकल रहा है। डीएनए मित्रों, ये विवाद गो तस्करी से जुड़ा हुआ है। बाबा चंद्रशेखर के समर्थकों का कहना है कि कोसी कला के कोटवन के पास बाबा गोवंश से भरे एक ट्रक का पीछा कर रहे थे। इस ट्रक ने उन्हें कुचल दिया, यानी गो तस्करों ने बाबा की हत्या कर दी। बाबा के समर्थक गो तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। समझिए, आरोप है कि गो तस्करों ने एक संत की हत्या कर दी। इस सन्यासी का दोष सिर्फ इतना था कि उन्होंने गोवंश को बचाने की कोशिश की। गोरक्षक बाबा चंद्रशेखर की हत्या से नाराज लोगों के गुस्से को पुलिस की थ्योरी ने और भड़का दिया। पुलिस ने कहा यह हत्या नहीं, हादसा है। पुलिस के मुताबिक सुबह सवेरे कोहरा था, पीछे से आ रहे ट्रक ने बाबा को टक्कर मार दी। लोगों ने शंका के आधार पर किसी ट्रक को रोका था। जैसा मैंने बताया, फॉग कंडीशन होने के कारण पीछे से भी एक ट्रक आ रही थी, उससे टक्कर लगी। जो ट्रक थे उसमें कोई भी गोवंश या उससे रिलेटेड पदार्थ नहीं था। ट्रक भर के ले जा रहे, गौ माताओं को भर के ले जा रहे, रोड से गौ माताओं को ले जा रहे भर के। बाबा उनके पीछे ही लगे थे उनको कि भाई रोको, आप क्या है क्या लिए। इतने में उन्हें टक्कर मार के उनको बाबा को जो है एक्सीडेंट कर दिया। बाबा को धमकी आई थी कि तुमको मार देंगे। 5 गोवंश थे, लेकिन पुलिस तो कह रही कि दोनों ट्रक में कोई झूठ बोला जा रहा है। और जब गौ तस्करों को छुपा दिया उन्होंने, हमारे खुद के हाथों में से छुड़ा करके ले गए उनको। जी न्यूज के कैमरे पर चश्मदीद कह रहा है कि ट्रक में गोवंश थे। गो तस्करों ने ट्रक से कुचलकर एक संत की जान ले ली, लेकिन पुलिस इस निर्मम हत्या को हादसा बताकर फाइल बंद करना चाहती है। इसलिए लोग सड़क पर उतर आए हैं। आक्रोश को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना में शामिल अपराधियों की पहचान करने और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। मित्रों, बाबा चंद्रशेखर के लिए न्याय की मांग करने के लिए जो भीड़ सड़क पर उतरी, उसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो कितने लोकप्रिय थे। बाबा चंद्रशेखर मूल रूप से फिरोजाबाद के रहने वाले थे। छोटी उम्र में संन्यास लेने के बाद वो राम मंदिर आंदोलन में शामिल रहे। अयोध्या आंदोलन के बाद उन्होंने मथुरा को अपना कर्म क्षेत्र बनाया। मथुरा के अजानौख गांव में गौशाला बनाई। गो तस्करी रोकने के लिए गो रक्षा दल बनाया। मित्रों, महात्मा गांधी ने 6 नवंबर 1921 को यंग इंडिया में लिखा था कि गोरक्षा का अर्थ है ईश्वर की समस्त मूक सृष्टि की रक्षा। बाबा चंद्रशेखर इसी सृष्टि की रक्षा करने के लिए सक्रिय थे। गोवंश को बचाने की सक्रियता ने उन्हें जनप्रिय बनाया था। गोरक्षा और गो तस्करी बहुत ही संवेदनशील विषय है। गोरक्षा सनातन धर्मियों की आस्था से जुड़ा विषय है, तो गौ तस्करी संगठित आर्थिक अपराध का तंत्र है। मित्रों, आज आपको गौ तस्करी वाले सिंडिकेट के अर्थतंत्र के बारे में विस्तार से जानना चाहिए। गौ तस्करी का अपराध तंत्र कितना बड़ा है, उसे समझने के लिए अब हम जो आंकड़े बताने जा रहे हैं उसे बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। उत्तर प्रदेश में सालाना 10,000 करोड़ से ज्यादा की गौ तस्करी होती है। पश्चिम बंगाल में सालाना 5,000 करोड़ की गौ तस्करी होती है। भारत और बांग्लादेश के बीच सालाना लगभग 4,200 करोड़ की गौ तस्करी की जाती है। हर साल करीब 15 लाख पशुओं की तस्करी बांग्लादेश की जाती है, यानी हर रोज 4,000 लगभग पशुधन अवैध तरीके से बांग्लादेश भेजा जाता है। मित्रों, हमने आपको कुछ राज्यों का आंकड़ा बताया। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम जैसे राज्यों में ही तस्करी सालाना 20,000 करोड़ रुपए की होती है। दूसरे राज्यों को जोड़ लिया जाए तो यह आंकड़ा और बहुत बड़ा होगा। सोचिए, जिसे हम एक छोटी आपराधिक घटना समझते हैं, उसका अर्थतंत्र कितना बड़ा है। मित्रों, देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, गौरक्षा भारत का शाश्वत धर्म है। बाबा चंद्रशेखर जैसे गौरक्षक इसी शाश्वत धर्म का पालन करते हैं। मित्रों, मथुरा की घटना ऊपरी तौर पर देखने में स्थानीय अपराध की कहानी लग सकती है, लेकिन इस घटना के तार दूसरे राज्यों और दूसरे देश के हिस्सों से भी जुड़े हो सकते हैं, क्योंकि गौ तस्करी के नेटवर्क के सूत्र बांग्लादेश और म्यांमार तक जुड़े हुए हैं।
हजारों करोड़ के इस आपराधिक तंत्र को एक संगठित सिंडिकेट ऑपरेट करता है। आज हम आपको यह भी बताते हैं कि गौ तस्करी का यह नेटवर्क कैसे काम करता है। इस तंत्र के 3 हिस्से होते हैं। पहले लेवल पर वो लोग होते हैं जो गोवंश की चोरी करते हैं या उन्हें खरीदते हैं। दूसरे लेवल पर तस्करों का वो समूह होता है जो गोवंश को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करता है। तीसरे नंबर पर वो तस्कर होते हैं जो गोवंश को भारत से बांग्लादेश या म्यांमार भेज देते हैं। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, बिहार, ओडिशा जैसे राज्यों से गोवंश खरीदा जाता है। इसे सड़क के रास्ते चोरी छिपे पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और त्रिपुरा पहुंचाया जाता है। यहां से गोवंश को बांग्लादेश और म्यांमार भेजा जाता है। हजारों करोड़ का यह सिंडिकेट एक कॉरपोरेट की तरह चलाया जाता है। इस सिंडिकेट का कोई एक चेहरा नहीं है। हर राज्य में हर स्तर पर चेहरे बदलते रहते हैं, लेकिन सिंडिकेट में शामिल हर तस्कर का काम तय है। गौ तस्करी का अपराध सामाजिक सद्भाव के साथ ही कानून व्यवस्था के लिए भी बड़ा खतरा है। कई बार गौ तस्करों और गौ रक्षकों के बीच हिंसक झड़प कानून व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती बन जाती है, जैसे आज मथुरा में हुआ। मित्रों, ह्यूमन राइट वॉच की रिपोर्ट के मुताबिक 2015 से 2018 के बीच गौ तस्करों और गौ रक्षकों के बीच झड़प में 44 लोगों की जान गई। हिंसा की ये घटनाएं 12 राज्यों में हुई। इस समझिए, देश के 12 राज्य गौ तस्करी और उससे जुड़ी हिंसा से प्रभावित हैं। यह आंकड़ा और बड़ा हो सकता है, इसलिए जरूरी है कि इस सिंडिकेट को कानूनी हथौड़े से ध्वस्त किया जाए, क्योंकि एक सिंडिकेट सिर्फ कानून व्यवस्था के लिए ही खतरा नहीं है। देश के पशुधन की अवैध तस्करी आर्थिक मोर्चे पर भी भारत को चोट पहुंचा रही। डीएनए मित्रों, अब हम एक ऐसा विश्लेषण करने जा रहे हैं जिसे देखकर आप अपना सर पकड़ लेंगे। मित्रों, गलतियां हम सबसे होती हैं, लेकिन क्या कोई गलती से दूसरा विमान लेकर उड़ सकता है? आप भी सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हो सकता है। मित्रों, एयर इंडिया का एक विमान कनाडा के वैंकूवर के लिए उड़ा, लेकिन हवा में 4 घंटे उड़ने के बाद पायलट को पता चला वो तो गलत विमान लेकर उड़ गया है। आसमान में कैसे भूल गलती हुई, पहले वो समझ लेते हैं। मित्रों, 19 मार्च को एयर इंडिया का विमान AI-185 दिल्ली एयरपोर्ट से वैंकूवर के लिए उड़ा। विमान 4 घंटे बाद चीन के एयर स्पेस में था, लेकिन इसी वक्त पायलट को अंदाजा हुआ कि वो जो विमान लेकर उड़ा है उसे तो कनाडा के एयर स्पेस में एंट्री ही नहीं मिलेगी। एयर इंडिया के इस विमान ने कनाडाई एयर ट्रैफिक से क्लियरेंस लेने की कोशिश भी की, लेकिन क्लियरेंस नहीं मिलने पर इसे चीन से भारत वापस लौटना पड़ा। मित्रों, विमान में सवार यात्री निकले थे कनाडा के लिए, लेकिन 8 घंटे तक उड़ान भरने के बाद वो वापस दिल्ली पहुंच गए।